नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी आज भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा दोस्तों, जहां पर आपने पाया होगा कि एक कंपनी जो भारत में एक व्यापारिक उद्देश्य लेकर आई थी, वो भारत की राजनीति में कैसे सक्रिय हुई। और उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पहला कानून लाया गया था, उस कानून का नाम था दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहां बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और अन्य गवर्नर को उसके अधीन किया गया, यानी कि उसको पावर दी गई। दूसरा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके मुख्य न्यायाधीश को भी पावर दी गई, यानी कि दोस्तों गवर्नर जनरल और आपका सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर दी गई, यानी कि उनको राजनीतिक मामलों में भी दोस्तों निर्णय लेने की शक्ति दी गई थी। आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि जब एक कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में सक्रिय हुई तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया। तो उसके लिए दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। यह एक्ट दोस्तों ब्रिटेन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को स्पष्ट करना था और उन्हें बांटना था। इसके लिए दोस्तों कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें 24 सदस्य होंगे। और जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जिसमें 6 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, यानी कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं वो सीधे सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि भारत की राजनीति को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट काम, जिस जिस क्षेत्र में दोस्तों कंपनी का राज था, अब उसे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, यानी कि ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। तीसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर काम क्या हुआ कि जो आपका गवर्नर जनरल था उसे वीटो पावर दी गई, यानी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को बदलने का या समाप्त करने का अधिकार दिया गया, जिसे वीटो पावर कहा जाता है। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों में बदलाव किया गया और सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ताकि गवर्नर जनरल के निर्णय को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक डिसीजन और लिया गया कि जो आपका गवर्नर जनरल होगा, यदि वो किसी अन्य राजा के साथ संधि यानी कि दोस्ती या युद्ध यानी दुश्मनी करता है तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों हमने जाना कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या काम किए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले देखेंगे। अन्य काम क्या हुआ, ब्रिटिश भारत का नाम दिया गया कि जिस जिस क्षेत्र पर कंपनी का शासन था उसे अब ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को दोस्तों वीटो पावर दी गई, वह किसी भी निर्णय को बदल सकता था। इसके अलावा सदस्यों में कमी की गई ताकि गवर्नर जनरल को प्रभावी बनाया जा सके। गवर्नर जनरल को दोस्तों किसी राजा के साथ दोस्ती या दुश्मनी करनी है तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति जरूरी होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1793 का राजलेख या चार्टर। इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसके अंदर 6 सदस्य थे, उनका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और ये तय किया गया जो भी कंपनी दोस्तों कमाएगी वो 5 लाख वार्षिक रूप से ब्रिटिश सरकार को देगी। अन्य दोस्तों चार्टर आया 1813 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। आइए इसकी हम पहले कहानी जान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया था, अन्य कंपनियों के लिए भी भारत में व्यापारिक अधिकार या व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। आइए इसको सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि अन्य कंपनियों
के लिए भी भारत के व्यापारिक रास्ते खोल दिए गए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसकी जो मोनोपोली थी, एकाधिकार का अधिकार था, वो समाप्त किया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो लागू रहा था। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस में शासन कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक दोस्तों नीति लेकर आता है जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। उसने अपने अलायंस के साथ मिलकर क्या किया, जो आपका देखिएगा यहाँ पर पड़ता है आपका यूरोप, ठीक है, ब्रिटेन, और ये है दोस्तों आपका यूरोप। उसने अपने अलायंस के साथ मिलकर क्या किया, उसने यहाँ इस एरिया में यूरोप के अंदर ब्रिटिश व्यापार को बाधित कर दिया, यानी कि अब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वे यूरोप के साथ अब व्यापार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारी क्या हो गए दोस्तों, निर्धन होते गए। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो ब्रिटेन के शासक थे उसे डिमांड की कि उन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इसलिए दोस्तों ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, निर्णय लिया कि अब अन्य कंपनियां भी भारत में जाकर व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन का व्यापार फिर भी कंपनी का बना रहा। भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कि वो भारत में जाकर धर्म प्रचार करें। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान के बाद कौन है, बौद्ध हैं, जैन हैं या ईसाई हैं? दोस्तों यकीन मानिएगा कि जो ईसाई हैं ये इस एक्ट के द्वारा भारत में इनको धर्म प्रचार करने की भारत में अनुमति मिली और ये भारत में तीसरे नंबर पर है। देखिएगा, भारत को महात्मा बुद्ध की धरती कहा जाता है और महावीर स्वामी जिन्होंने दोस्तों जैन धर्म का प्रचार किया था, इसके अलावा जो सिख हैं इनका जन्म दोस्तों भारत की भूमि पर हुआ और ये ईसाइयों से कम है। बात की जाए दोस्तों भारत में हिंदू कितने हैं दोस्तों, 79.8%। मुसलमान है दोस्तों कितने हैं, 14.2%। और जो आपका ईसाई है दोस्तों 2.3% है भारत के अंदर। यानी कि इन्होंने किसी भी तरीके से जो भी रीजन रहा होगा भारतीयों को लालच दिया और उन्हें ईसाई धर्म में जोड़ लिया। आप सोचिएगा दोस्तों, यदि कोई भूखा आदमी है वो पहले भूख देखेगा या धर्म देखेगा, तो ऑब्वियसली बात है भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपनाया। इसलिए भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन है, ईसाई हैं। आगे देखिएगा, शिक्षा के लिए प्रावधान। इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये डाटा समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी होगी। आइए दोस्तों जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट को। इसके अंदर क्या किया गया, पूरे भारत में एक सरकार का निर्माण किया गया, यानी कि दोस्तों अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे दोस्तों अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों, तो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अन्य निर्णय क्या हुए, जो कंपनी अब तक भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो कब समाप्त किया गया था, तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के साथ उसको समाप्त कर दिया गया था। आइए दोस्तों इसके अलावा इस एक्ट में और क्या क्या प्रावधान किए गए। जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो दोस्तों दोबारा फिर से उसकी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 की गई। पहले कितनी थी, 3, और फिर एक और जोड़ दी गई, एक और जोड़ दिया गया, तो अब संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4। जो ये एक सदस्य जोड़ा गया था दोस्तों ये कौन था, आपका विधि संबंधी से यानी कि कानून कार्यों से संबंधित था। इसके लिए दोस्तों क्या बनाया गया, भारत में विधि आयोग बनाया गया और भारत का पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनता दोस्तों, लॉर्ड मैकाले बनता है। कौन बनता है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। इसको आप ढंग से याद रखिएगा कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब होता है दोस्तों, 1834 के अंदर होता है और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, लॉर्ड मैकाले था।
1843 में दोस्तों क्या किया गया, दास प्रथा का या दास्ता का क्या किया गया दोस्तों, अंत किया गया। इसके अलावा प्रशासन में समानता लाने के लिए भी एक प्रावधान लाया गया कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, रंग के आधार पर कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1853 के चार्टर अधिनियम में। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके प्रशासनिक कार्य और विधायिक कार्य को अलग अलग किया गया। क्या आपको ये आज के भारत का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता? जो भारत में वर्तमान विधायिक कार्य करती है वो कौन करती है दोस्तों, संसद करती है, यानी कि कानून का निर्माण करती है। और प्रशासनिक कार्य दोस्तों कौन करती है, कार्यपालिका, यानी कि दोस्तों जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। तो आपने देखा कि 1853 के चार्टर एक्ट से भारत के अंदर क्या हुआ दोस्तों, संसद और कार्यपालिका का गठन हुआ। आइए जानते हैं दोस्तों इसके अंदर दोस्तों और क्या क्या प्रावधान हुए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शक्तियों का पृथकीकरण किया गया, यानी कि पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग अलग किया गया। ये बताइएगा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया है दोस्तों? उस आर्टिकल का नाम है, शायद आपको अभी ना पता चले, जैसे मैं अब आपको आर्टिकल धीरे करके आर्टिकल बताने वाला हूं, आर्टिकल नंबर 50। यदि आप ये क्लास ढंग से देख रहे हो तो कृपया करके इस आर्टिकल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जान पाऊंगा कि आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके अंदर कितने सदस्य थे, 4, उसके अंदर 6 सदस्य और जोड़ दिए गए, टोटल कितने हो गए दोस्तों, अब 10, जिन्हें दोस्तों छोटी संसद या मिनी संसद का नाम दिया गया। अब भारत में क्या होगी दोस्तों, खुली प्रतियोगिता, यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। कब दोस्तों, 1854 में। और ये किसकी सिफारिश पर की गई दोस्तों, मैकाले की, और मैकाले की नियुक्ति की गई दोस्तों खुली प्रतियोगिता के लिए, यानी कि अब सिविल सेवा की भर्ती दोस्तों परीक्षा के माध्यम से होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डाटा समझ में आया होगा, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।